आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्रों का संयोजन। जो कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास में रिक्वायर्ड कैपेसिटी नहीं है तो कॉम्बिनेशन करके हम वो रिक्वायर्ड कैपेसिटी हमको मिल सकती है। और कॉम्बिनेशन दो टाइप के हैं। पहला वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। कैपेसिटी सपोज है C1, C2 एंड C3 और तीनों को हमने एक लाइन में, एक सीरीज में, एक श्रेणी में जोड़ दिया है और कोने कोने पर एक बैटरी लगा दी है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो V है और इस पॉजिटिव वाला जो प्लेट है इससे इसको चार्ज मिल जाता है। इसको जो चार्ज मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है प्लस Q, यहाँ पर आ जाता है माइनस Q, फिर यहाँ से बाहर आता है प्लस Q, वो बह के यहाँ जाता है तो यहाँ फिर प्लस Q, यहाँ फिर माइनस Q, फिर बिल्कुल वैसे ही प्लस Q इधर और यहाँ पर माइनस Q और फिर प्लस Q इधर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज हर एक कैपेसिटर की प्लेट पर Q रहता है, इक्वल चार्ज रहता है। और अगर विभवांतर की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है V1, यहाँ रहता है V2 और यहाँ रहता है V3। तो आप लोग याद रहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी पर चार्ज इक्वल रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है वो अलग अलग रहता है। अब कुल विभवांतर यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो नेट तो है V, वो कैसे आएगा, वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरह से हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस कुल विभवांतर का पता लगा सकते हैं। इस तरह के संयोजन में यानी कॉम्बिनेशन में जो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलती है, तुल्य धारिता मिलती है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को हम हटा दें और इनकी जगह पर केवल एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए थी, तो उसकी कैपेसिटी हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस फॉर्मूले से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कि तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं, हमको मिल सकती है। इसमें CS का मतलब है, S मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन। तो सीरीज में हमको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलेगी वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें C1, C2, C3 ये कैपेसिटी है, और भी आगे हो सकती है तो इसे आगे बढ़ा देंगे इसको। एक और चीज याद रखें कि इसमें जब भी हम कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो इन तीनों में सबसे कम जो वैल्यू रहेगी उससे भी कम हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। मतलब कैपेसिटी अगर हमको कम करना है तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 3 माइक्रोफेरेड है। ऐसे C1 की भी 3 है, C2 की भी 3 है, C3 की भी 3 है, C4 की भी 3, बहुत सारे हैं ऐसे। और हमको कैपेसिटी चाहिए 1 माइक्रोफेरेड, मतलब हमको जो रिजल्ट चाहिए वो कितना चाहिए, 1 माइक्रोफेरेड, मतलब कम चाहिए। तो हम इन तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो 1/CS इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/CS इक्वल्स टू 3/3, इसका मतलब CS इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम जब भी कोई कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती तो कॉम्बिनेशन करके हम वो कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है और जो कैपेसिटी आती है वो सबसे कम कैपेसिटी से भी कम आती है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन में हम देख सकते हैं 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3, और भी ज्यादा हो सकते हैं। और इन सारे कैपेसिटर की एक तरफ की जो प्लेट्स होती है उनको एक पॉइंट पे जोड़ते हैं यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और दूसरी वाली जो प्लेट्स होती है उन सभी को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। ऐसा करने से इधर वाली प्लेट सारी पॉजिटिव हो जाती हैं और यहाँ पर प्लेट जो है वो नेगेटिव हो जाती है।
चार्ज की बात करें तो यहाँ से जो प्लेट जो हमारा बैटरी है उससे जो चार्ज आता है वो Q है, इधर चला जाता है Q1, यहाँ चला जाता है Q2, यहाँ चला जाता है Q3, यहाँ आ जाएगा -Q3, यहाँ आ जाएगा -Q2, यहाँ आ जाएगा -Q1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो चार्ज है वो सभी कैपेसिटर्स पर जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, जबकि यहाँ पर सबके लिए सेम था, तो चार्ज अलग अलग है। अब बात करते हैं अपन विभवांतर की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सारे कैपेसिटर्स इन्हीं पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, इसका मतलब हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर है वो V रहेगा। तो यहाँ पर सबके लिए विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, लेकिन चार्ज अलग अलग है। तो इसमें नेट चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है, तो नेट चार्ज आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपने यहाँ पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं नेट चार्ज। अब ये देखना है कि अगर इन तीनों को हटा के अगर हम एक ही कैपेसिटर लगा दें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए। तो उसकी कैपेसिटी हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें Cp मतलब पैरेलल, समांतर में जोड़ा है, तो समांतर में यानी पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको मिल जाती है। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि डायरेक्ट आपने एडिशन कर दिया है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगी वैल्यू जिसकी, उससे भी बड़ा आंसर आएगा। तो अगर हमको कैपेसिटी बढ़ानी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए, और कैपेसिटी कम करनी है तो फिर हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो ये हो गए कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन। एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो कोई भी कैपेसिटर है उसको अगर हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बैटरी से उसको जोड़ना पड़ता है, और इस तरह से वो चार्ज हो जाता है, उसकी एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी वाली प्लेट नेगेटिव हो जाती है। तो ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो गया है, चार्ज करने के लिए बैटरी ने जितना भी वर्क किया होगा वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है कार्य, और उसी वर्क को, उसी वर्क डन को, उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर या संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू 1/2 Q²/c। एक और फॉर्मूला है U इक्वल्स टू 1/2 CV²। एक और फॉर्मूला है 1/2 QV। ये तीन रिलेशन है, ये एनर्जी के लिए ही है। तीन इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमको कैपेसिटी नहीं दी गई है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। तो तीनों जो है वो एनर्जी के लिए फॉर्मूले हैं, और एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर रहती है। किस फॉर्म में रहती है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होता है। तो उसी विद्युत क्षेत्र में ये ऊर्जा यानी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो आपसे कभी पूछें कि प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उसके बीच में एनर्जी कौन सी फील्ड में रहती है, तो उसके ऑप्शन हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और जीरो फील्ड। तो आप लोग लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक और चीज यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कई बार पूछ लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा घनत्व। ये होता है UD इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। फॉर्मूला याद रखना है इसका। ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसमें एनर्जी।
कि कितनी स्टोर होगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम दो कैपेसिटर्स को या दो कंडक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्ज का फ्लो कैसे होता है और किस रेशियो में हमको चार्ज मिलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का पुनर्वितरण। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास में दो कंडक्टर्स हैं, दो चालक हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, और इनकी कैपेसिटी धारिता है C1 C2, इसको हमने आवेश दिया Q1, इसको दे दिया Q2, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल हो गया V1, इसका हो गया V2। अब हमको मालूम है कि दोनों जो है वो अलग अलग आवेश दिए हुए हैं, कैपेसिटी अलग अलग है, तो उनके पोटेंशियल अलग अलग होंगे, विभव अलग अलग होंगे। अगर हम इन दोनों को किसी एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, जैसे ये हमने एक वायर लिया और जोड़ दिया ऐसे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो चार्ज है वो फ्लो होने लगता है एक कंडक्टर से दूसरे की तरफ। अब कहां से किधर होगा, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका विभव ज्यादा है। अगर इसका विभव ज्यादा है तो यहां से आवेश उधर जाएगा, अगर इसका विभव या पोटेंशियल ज्यादा है तो यहाँ से चार्ज फ्लो होकर इधर आएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी दोनों का विभव इक्वल नहीं हो जाता। अब मान लो इसका विभव या पोटेंशियल हो गया V1, इसका हो गया दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, दोनों का V हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव। और ये कॉमन पोटेंशियल हम निकालते हैं नेट चार्ज यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले से हम लोग इसका उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 Q2 को C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो अगर आपको दो कैपेसिटर दिए हों, दोनों कैपेसिटी हमको दी हो और दोनों का पोटेंशियल भी दिया हो, और ये कहा गया हो कि अगर हम इनको एक वायर से जोड़ देते हैं तो अब इन पर कितना विभव है, कितना पोटेंशियल है, तो हम इस फॉर्मूले से इनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये चार्ज फ्लो इसीलिए होता है ताकि दोनों का विभव या पोटेंशियल इक्वल हो जाए। अब इक्वल हो गया है तो अब चार्ज का आना जाना बंद हो जाता है। अब इस पर चार्ज कितना है, फ्लो के गया इधर से उधर, तो इधर कुछ चेंज हो गया होगा, तो यहाँ नया चार्ज है Q1 डैश, यहाँ पर नया चार्ज है Q2 डैश। टोटल चार्ज पहले कितना था, पहले था Q1 प्लस Q2, अभी कितना है, अभी है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। तो ये याद रखना है आपको कि चार्ज की जो टोटल अमाउंट है उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है, तो कुल चार्ज वैसा का वैसे ही है। लेकिन जो नया वाला चार्ज आएगा इनके ऊपर, उसका रेशियो क्या रहता है, उसका अनुपात क्या रहता है, तो उसका रेशियो रहता है Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश इक्वल्स टू C1 बाय C2। ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है कि इस रेशियो में ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि ऐसा हो गया, आप बताओ इस पर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और अगर बढ़ा दें तो फॉर्मूला ऐसा हो जाता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमसे बाद में कितना चार्ज ये पूछा जाए। हमको पता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश का मतलब वही है Q1 प्लस Q2, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C2। तो इस तरह से आपको अगर टोटल चार्ज पता है तो आप पता लगा सकते हो कि बाद में चार्ज कितना आया, किसके ऊपर, इसके ऊपर कितना चार्ज आया। इसका चार्ज अगर मिल गया तो आप टोटल चार्ज में से इसके चार्ज को माइनस कर दोगे तो मालूम चल जाएगा कि इस पे कितना चार्ज बचा है। तो वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको दो स्फीयर दिए हों, दो गोले दिए हों और उनकी रेडियस दी हो, उनकी त्रिज्या, जैसे आपसे बोला कि इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2 और चार्ज दोनों का दिया हो और फिर वायर से जोड़ दिया है। अब बताओ कि कितना चार्ज आया, तो हम इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डैश इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं हम R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। मतलब जहां पर हमारी कैपेसिटी लिखी थी वहां पर क्या लिख देते हैं हम लोग, रेडियस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब एक और चीज याद रखना है आपको कि जब भी इस तरह से होगा
वायर जोड़ेंगे और चार्ज यहाँ से वहां या वहां से इधर आएगा, तो चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है, तो इसमें ऊर्जा की हानि यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा की हानि हो जाती है। कितना लॉस होता है तो उसके लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लॉस होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। This is the formula for loss of energy in redistribution of charge। आवेश के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा की हानि होती है उसके लिए हम ये वाला सूत्र यूज करते हैं। और C1 C2 धारिताएं हैं, V1 V2 उनका इनिशियल पोटेंशियल प्रारंभिक विभव है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कितनी हानि होती है। अब ये ऊर्जा की हानि यानी जो लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, मतलब जो ऊर्जा है अगर उसकी कमी हो गई तो ऊर्जा गई कहाँ फिर वो। तो जैसे हम इस वायर को यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ से आवेश उधर या उधर से इधर बहने लगता है, इसमें से आवेश बहने की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट बनती है, और इस तरह से एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कन्वर्ट्स इनटू हीट, बट सम ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एंड साउंड ऑल्सो, क्योंकि जैसे आप यहाँ टच करते हैं थोड़ी स्पार्किंग वगैरह हो जाती है। स्पार्किंग होने से भी थोड़ा सा हीट तो बनती है, साथ में लाइट भी बनती है और साथ में थोड़ा साउंड भी आता है, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका आवेश का पुनर्वितरण। एक टॉपिक और इसमें रह गया था, वो था इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ। इसके नाम से लग रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, समान विभव। तो अगर कोई पृष्ठ, कोई सरफेस ऐसा है जिसके सारे बिंदुओं का, सारे पॉइंट का विभव या पोटेंशियल इक्वल है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है यानी समविभव पृष्ठ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम किसी स्फीयर को, मेटल का स्फीयर है, उसको चार्ज करते हैं तो उसके सारे सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाता है, और इस वजह से उसके सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स का विभव या पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। तो हम बोलेंगे इसकी जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ है। अब इस समविभव पृष्ठ के कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, वो हमको याद रखना पड़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ए और बी, इनका अगर विभवांतर निकालें हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, मतलब वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, कुछ भी निकालें, हमेशा कितना आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, दोनों का विभव समान है। जब विभव समान है तो विभवांतर तो शून्य आएगा ही आएगा। दूसरा है कि अगर हम किसी तेज चार्ज को, मान लो एक तेज चार्ज है क्यू नॉट, उसको हमें ए से बी की तरफ लेके जाना है, तो हमको ऐसा करने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्क डन होता है डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी चार्ज को, तेज चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम चलाते हैं, उसको मूव कराते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके लंबवत रहेगा। जैसे अब ये सरफेस मैंने बना दिया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा इससे लंबवत यानी कि सामने की तरफ ऐसे होगी, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहती है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को नहीं काटती, वैसे समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो जितनी ज्यादा पास पास में रहेंगी, समझ लो कि वहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर ये सरफेस दूर दूर रहेंगी तो जो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक रहेगा, कमजोर रहेगा। एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि
कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है या कोई चालक है, जैसे ये स्फीयर था या कोई और चीज होगी, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो उसका सरफेस जो होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है, हमेशा उसका पृष्ठ जो है वो समविभव पृष्ठ बन जाता है। तो इस तरह से ये समविभव पृष्ठ है और इसके प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। एक आध चीज हम और देख लें, जैसे आपको एक पॉइंट चार्ज आपको दिया, बोला कि एक पॉइंट चार्ज है और बताइए कि समविभव पृष्ठ कैसे रहेगा। तो पॉइंट चार्ज को यहाँ पर आप सेंटर बना लो इसको, और इसके आसपास स्फीयर बना लो, ऐसे गोले बना लिए, तो सारे जो स्फीयर होंगे वो बिल्कुल समविभव पृष्ठ जैसा व्यवहार करेंगे, यानी समविभव पृष्ठ बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से इसके हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर रहेगी, ऐसे यहाँ पर भी। तो कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके आसपास जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस हो सकते हैं, उसके आसपास जितने भी संकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ हो सकते हैं, वो सभी के सभी इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ होते हैं। एक और चीज अगर आपसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो विद्युत की बल रेखाएं हैं वो एक्स अक्ष की तरफ जा रही है, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही हैं। तो आपसे पूछा है कि बताओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन से प्लेन में, कौन से तल में होगी। तो जो एक्स होता है वो किस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स हमेशा वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वाई जो होता है वो एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जेड जो होता है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अभी आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, तो वो ऐसे वाला होगा। और ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन है। अगर आप इसको एक्स बोल रहे हैं, ये वाई है, तो ये वाला जेड है। तो याद रखना कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलते हैं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा वाई जेड प्लेन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में बोलते हैं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा एक्सजेड प्लेन में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड प्लेन में बोलते हैं, जेड डायरेक्शन में बोलते हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा एक्स वाई प्लेन में। तो इस तरह से हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। एक और चीज हम देखते हैं वो है एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब बिंदु आवेशों से बने निकाय की ऊर्जा। कोई निकाय है, कोई सिस्टम है जिसमें दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R है। तो इसकी ऊर्जा यानी एनर्जी कितनी रहती है, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अगर ज्यादा होते ये पॉइंट चार्जेस, अगर ज्यादा होते, मैं एक और बना देता हूं यहाँ पर, ये हो गया Q3, एक और आ गया। अब Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे R12, इसके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे R23, इसकी डिस्टेंस को बोल रहे हैं R31। तो अब एनर्जी कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे 1/4πε0, पहले इन दोनों की Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस अब इन दोनों की 1/4πε0 Q2 Q3 बाय R23 प्लस अब इन दोनों की 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन R31। तो इसी तरह से हम और भी अगर ज्यादा पॉइंट चार्जेस होंगे तो सबको दो दो को लेते जाएंगे और उन सबको हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी निकाय की, किसी भी पॉइंट चार्ज से बने हुए सिस्टम की हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक।